हेलो गाइस, आज हम लोग देखते हैं सहप्रभाविता। सहप्रभाविता के पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक उसके बारे में जान लेते हैं। पहले अगर शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे को लेते हैं और दूसरी तरफ दूसरा जनक लेते हैं शुद्ध सफ़ेद, तो अगर हम इसका संकरण कराते हैं तो हमको अगली पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। तो अगर ये लाल मिलता है तो इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल आर जो जीन है, अलील है, वह स्मॉल आर पे प्रभावी है। इसलिए लाल और लाल जो कलर है वो सफ़ेद पर प्रभावी हो गया, जिसके कारण ये प्रथम पीढ़ी में सभी क्या मिल गए, लाल पुष्प वाले मिल गए। लेकिन अगर यही इसके ऊपर कंप्लीट प्रभावी न हो करके ये दोनों अलील आपस में अंतःक्रिया करके कोई तीसरा लक्षण दिखाते हैं, यानी पिंक अगर दिखाते हैं, अगर पिंक आ जाता है तब इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी ये दोनों जीन यानी जनक का इंटरमीडिएट कलर आ जाए, मध्यवर्ती रंग आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इनकम्प्लीट, अपूर्ण प्रभाविता। अब तीसरा क्या चीज है कि अगर यह दोनों विषम युग्मजीय अवस्था में पाए जाने वाले दोनों अलील स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण दिखाएं, यानी यह भी अपना लक्षण दिखाए और यह भी अपना लक्षण दिखाए, तब उसको कहेंगे सहप्रभाविता। यानी दोनों जीन साथ साथ अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार के जो उदाहरण मिलेंगे उसको सहप्रभाविता कहेंगे। अब आइए हम अपना डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों अलील, जो अभी हमने आपको बताया है, स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करें, यानी दोनों अलील जो एक प्रभावी कह लीजिए दूसरा अप्रभावी कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ साथ दिखा रहे हैं तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नहीं होगा। दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अगर प्रभाव दिखाते हैं तो इसे क्या कहेंगे, सहप्रभाविता कहते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए, कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण जो है वह AB ब्लड ग्रुप, दूसरा यमयन रुधिर वर्ग है, तीसरा है दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिक्किल सेल एनीमिया, और चौथा क्या है, जानवरों का कोट कलर यानी उसके स्किन का रंग जो होता है, यह भी सहप्रभाविता ये प्रदर्शित करता है। अब ये देख लीजिए, रुधिर वर्ग का पहला उदाहरण जो हमने लिया है उसको आपको हम समझाते हैं कि रुधिर वर्ग जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमन में पाया जाता है, हालांकि ह्यूमन में कई ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, लगभग मान के चलिए कि 15 से ज़्यादा जो है मेजर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और 100 से ज़्यादा लगभग माइनर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। लेकिन जो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंस हैं, यानी जिनके आधान में यानी आदान प्रदान में प्रॉब्लम आती है, उन्हीं का अध्ययन विशेष रूप से किया गया है। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसमें क्या है कि जीन आई ये जो होता है ये एबीओ रुधिर वर्ग के लिए जिम्मेदार होता है जीन, और इसके 3 एलील पाए जाते हैं, IA, IB, आई स्मॉल आई या I0। ये चूंकि ये दोनों इसके ऊपर प्रभावी होते हैं, यानी स्मॉल आई या I0 ये अप्रभावी है, यानी IB भी इसके ऊपर प्रभावी है और IA भी प्रभावी है, तो ये क्या हो जाएगा कि IA जो होता है ये और IB दोनों क्या हैं, सहप्रभावी हैं। यानी दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों ही अपना लक्षण दिखाएंगे, जबकि I या स्मॉल आई या I0 ये क्या है, अप्रभावी है। यानी ये दोनों, इन दोनों के साथ अगर ये जीन रहेगा तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, और चूंकि ये अप्रभावी है तो अप्रभावी अपना लक्षण तभी दिखाते हैं जब वो समयुग्मजीय अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पे आप उदाहरण देख लीजिए कि ये गुणसूत्र नंबर 9 के जो लॉन्ग आर्म होती है, लंबी भुजा होती है, उस पर यह IA या IB या I0 जो जीन होगा, स्मॉल आई, ये पाया जाएगा। चूँकि लैंगिक जनन करने वाले जीव में जो गुणसूत्र होता है वो जोड़े के रूप में आता है, यानी एक फादर से उसको प्राप्त होता है और एक मदर से प्राप्त होता है। तो जो फादर और मदर से जो जीन आता है, यानी कोई भी जो जीन हम लोगों में पाया जाता है वो जोड़े में पाया जाता है। किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी लक्षण के लिए जीन की 2 कॉपी हम लोगों के पास है, एक फादर के द्वारा एक मदर के द्वारा।
अगर दोनों फादर और मदर दोनों में अगर IA जीन है तो वो क्या करेगा, यह जीन की उपस्थिति के कारण आरबीसी के ऊपर जो है यह ए एंटीजन का निर्माण कर देगा, तो वो रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर IA रहे, एक जनक से IA मिले और दूसरे जनक से स्मॉल आई मिले, तब भी ये क्या करेगा, आरबीसी पर ये एंटीजन ए का निर्माण करेगा, तो ये ब्लड ग्रुप ए ही हो जाएगा। यानी दो ऐसे जीनोटाइप हैं, IA और IA-I0 या स्मॉल आई, ये ब्लड ग्रुप ए बनाएंगे दोनों। ये दोनों आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ए बनाएंगे। अब ये दूसरा कंडीशन देख लीजिए कि अगर दोनों जनक के द्वारा IB प्राप्त होता है तब ये क्या बी एंटीजन बनाएगा आरबीसी के ऊपर। ये जान लीजिए आरबीसी है, ये आरबीसी है सब, और ये आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन पाया जाता है, यानी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उस पर हमारा एंटीजन उपस्थित होता है। तो अगर दोनों जनक से IB प्राप्त होता है तब ये बी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे बनेगा, तो ये ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और एक जनक से IB हो, दूसरे जनक से स्मॉल आई या I0 हो, तब भी ये क्या बनाएगा, बी, क्योंकि जो IB है इसके ऊपर प्रभावी है, यहाँ IA भी इसके ऊपर प्रभावी है, तो इसलिए यहाँ पे IB इसके ऊपर प्रभावी होने के कारण बी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे बनेगा, तो ये ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। तो दो ऐसे कंडीशन आपको मिले जिसके द्वारा ब्लड ग्रुप बी बन रहा है। यहाँ पे सह प्रभाविता है, यहाँ पे मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि एक जनक से IA प्राप्त हुआ है इसको जीन और दूसरे जनक से IB, तो यह भी अपना काम करेगा, यानी एंटीजन ए बनाएगा जो आरबीसी के सरफेस पर दिखाई दे रहा है आपको, यानी यह जीन एक्टिव रहेगा, यह भी और यह भी जीन एक्टिव रहेगा, यानी यह दोनों स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे हैं। तो ये जीन की उपस्थिति के कारण आरबीसी के सरफेस पे आप देख रहे हैं कि ये एंटीजन ए का निर्माण हो जा रहा है और इस बी जीन के कारण एंटीजन बी का निर्माण हो जा रहा है। तो आरबीसी के सरफेस पर दोनों ही एंटीजन उपस्थित हैं, इसलिए यह ब्लड ग्रुप क्या हो जा रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी हो जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जनकों के द्वारा इसको अप्रभावी जीन प्राप्त हुआ है, यानी स्मॉल आई दोनों जनकों से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ये ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यानी विषम युग्मजीय अवस्था में यह दोनों जीन स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रभावी या अप्रभावी का लक्षण नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण दिखा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सह प्रभावी कहेंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यमियन ब्लड ग्रुप टाइप, इसमें भी उसी तरीके से है। अगर दोनों जनकों से M जीन प्राप्त होता है तो आरबीसी के सरफेस पे M एंटीजन बनेगा, यहाँ पे दोनों जनकों से N है तो इसलिए N एंटीजन प्राप्त बनेगा, आरबीसी के सरफेस पर N एंटीजन बनेगा। और यहाँ पे एक जनक से M प्राप्त हुआ है, दूसरे जनक से N प्राप्त हुआ है, तो चूंकि आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन हैं, M और N दोनों हैं, इसलिए इस तरह के ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे, MN ब्लड ग्रुप। तो ये क्या है, सह प्रभाविता का उदाहरण है, यानी यह भी अपना स्वतंत्र रूप से प्रभाव दिखा रहा है, यह भी अपना स्वतंत्र रूप से प्रभाव दिखा रहा है, तो दोनों अलील अगर साथ साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं तो इसी को सह प्रभाविता कहते हैं। एक तीसरा उदाहरण दोस्तों देख लीजिए, सिक्किल सेल एनीमिया या दांत अरक्तता कोशिका जिसको हिंदी में कहते हैं, या सिक्किल सेल एनीमिया ज़्यादा पॉपुलर है। यह अलिंगी सहलग्न अप्रभावी गुण होता है, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं उस पे ये पाया जाता है, खास करके गुणसूत्र नंबर 11 और गुणसूत्र नंबर 16 पे इसके लिए जीन पाए जाते हैं। और यह आरबीसी जो सामान्य आरबीसी होता है, यह जो दात्र कोशिका रक्तता है, ये इसमें क्या हो जाता है कि जो आरबीसी का आकार है वो स्फेरिकल ना होकर के, गोलाकार ना होकर के, ये क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हंसिया जो कटाई के समय में यूज किया जाता है, ये आप आकार देखे होंगे, इस तरह से हंसिया आपको दिखती है, जिससे कि किसान जो है कटाई करते हैं वैसे आकार की ये कोशिका हो जाती है आरबीसी, जिसके कारण इसको दात्र और कोशिका रक्तता कहते हैं। इसमें ये सामान्य आरबीसी का चित्र आपको दिखाया गया है जो कि बाइकनकेव होती है, और ये दात्र कोशिका रक्तता का आरबीसी है। इसमें होता क्या है कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है, और ग्लोबिन जो होता है 2 अल्फा श्रृंखला और 2 बीटा श्रृंखला के द्वारा
बना होता है। अब जो अल्फा श्रृंखला होती है उसमें 141 अमीनो एसिड पाई जाती है और बीटा श्रृंखला में 146 अमीनो एसिड पाई जाती है। तो सामान्य हीमोग्लोबिन का जो सिंबल होता है, जिसमें कि नॉर्मल आपका ग्लोबिन प्रोटीन रहेगा, उसको हीमोग्लोबिन ए कहते हैं, और जिसमें दात्र कोशिका अरक्तता हो जाता है उसको हीमोग्लोबिन एस कहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, दात्र अरक्तता कोशिका होती कैसे है, ये क्या होता है कि उत्परिवर्तन के कारण ये रोग होता है। अब उसमें होता क्या है कि बीटा चेन में क्या हो जाता है कि जो बीटा श्रृंखला होती है उसके 6वें पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है। उत्परिवर्तन के कारण ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन का आकार है वो हंसियाकार हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए है और ये सिकल सेल एनीमिया का हीमोग्लोबिन है। तो अगर दोनों जनकों के द्वारा हीमोग्लोबिन ए प्राप्त होता है तो ये सामान्य होगा। अगर एक जनक से हीमोग्लोबिन ए दूसरे से हीमोग्लोबिन एस यानी सिकल सेल वाला प्राप्त होता है तो इसको वाहक कहेंगे। तो इसमें लक्षण के रूप में तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यह जीन वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर देगा। और ये अगर दोनों जनकों से सिकल सेल वाला जीन प्राप्त हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन सिकल सेल हो गया, दोनों जनकों में ये समस्या, दोनों जनकों से प्राप्त जीन अगर सिकल सेल वाला मिल गया, तब ये क्या हो जाता है कि इसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है और यह भ्रूणावस्था में ही ये मर जाता है। और इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन के ढोने की क्षमता कम हो जाती है। तो अब यह भ्रूणावस्था में ही यह बच्चा मर जाता है और ये वाहक होता है। इसी को हमको देखना है यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस दोनों की उपस्थिति रहती है। यह भी अपना प्रभाव दिखाता है और यह भी अपना प्रभाव दिखाता है। तो इसी को सहप्रभाविता माना गया है। ये सहप्रभाविता का उदाहरण है, क्योंकि यह भी जीन अपना प्रभाव दिखा रहा है, साथ साथ यह भी अपना जीन प्रभाव दिखा रहा है। ये दोस्तों अगला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, कोट कलर ऑफ कैटल, यानी जानवरों का स्किन का कलर। अगर हम इसको मेल लेते हैं, इसको फीमेल लेते हैं, तो ब्लैक कोट कलर वाले मेल का क्रॉस हम वाइट कलर वाले से कराते हैं तो इसका जीन R1R1, इसका R2R2। तो यहाँ से एक अगली पीढ़ी में यहाँ इस जनक से एक जीन यानी R1 आएगा, इस जनक से एक जीन R2 आएगा। तो ये दोनों जीन जब साथ साथ रहते हैं तो दोनों ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। यानी जो प्रथम पीढ़ी का जो स्किन होगा वो रोएन कलर होगा, यानी उसमें ब्लैक कलर भी रहेगा स्किन का और वाइट कलर रहेगा, यानी वाइट कलर में ब्लैक पैचेस पाए जाएंगे, तो उसको रोएन कलर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि R1 भी अपना काम कर रहा है और R2 भी अपना काम कर रहा है। तो दोनों जीन अगर साथ साथ अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से दिखाते हैं, इसी को सहप्रभाविता कहते हैं। तो अगली पीढ़ी में आप देख सकते हैं कि R1 जहाँ पे होगा वो ब्लैक दिखाएगा और दोनों जीन जहाँ साथ होंगे यानी R1 और R2 वहाँ पे रोयन यानी ब्लैक और वाइट दोनों रहेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं R1 और R2 है तो यहाँ पे रोयन कलर, और ये R2 यानी ये वाइट दिखाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ दोनों जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहते हैं, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है और यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी विषम युग्मजीय अवस्था है। तो विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों जीन दोनों अलिल स्वतंत्र रूप से अगर अपना प्रभाव दिखाते हैं तो उसी को सहप्रभाविता कहते हैं। और सहप्रभाविता में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात आप देख सकते हैं, तो 1:2:1 ये जीनोटाइप अनुपात आपको मिलेगा और फिनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 ही प्राप्त होगा आपको। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।